India has actually begun to ignore Pakistan, and sadly quite successfully. Not that they don't care about Pakistan, of course they do, magar they just have given up on Pakistan, and they can to a certain extent, we cannot. दो हाथ से ताली बजती है। अगर नरेंद्र मोदी तैयार भी हो जाए तो खान साहब तैयार नहीं है। जाती अटैक नहीं करते, ये कहीं का असूल नहीं है। इन्होंने आके जाती अटैक्स करने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा, ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में जाती तौर पे कह दिया। हम इतने साल, इतनी दिहाइयां ऑब्सेशन विद इंडिया के साथ गुजार चुके हैं कि हमने अपने रियर फ्लैंक को वीक कर दिया। जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहते थे, गलत एनालिसिस, गलत पॉलिसियों का तरतीब देना की वजह से अब वो हमारे गले पड़ चुका है और उसको हम देख रहे हैं। ये नहीं होगा आपको कश्मीर मिल जाएगा या ये। आज़ादी के बाद जहां भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा रहा, अपने उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने में लगा रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिहादियों के उत्पादन और निर्यात में लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, वहीं पाकिस्तान बिना कर्ज के जिंदा ही नहीं रह सकता। इसी सच को स्वीकार करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। Radical with a very capital R rethink on India। हमें अभी अगर हम कह रहे हैं ना कि जी अभी वही डॉक्टर बुखारी ने भी कहा कि जी, बाजवा साहब ने कहा कि जी हाँ इंडिया के साथ हमेशा रीथिंक करना चाहिए। द प्रॉब्लम नाउ इज, जो कि हम कभी नहीं हुई थी, कि इंडिया हैज एक्चुअली बिगन टू इग्नोर पाकिस्तान, एंड सैडली क्वाइट सक्सेसफुली। नॉट दैट दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, ऑफ कोर्स दे डू, मगर दे जस्ट हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तान, एंड दे कैन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वी कैन नॉट। हम किस तरह से इस सर्कल को स्क्वायर करेंगे, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ थिंकिंग। बिकॉज देखिए ना, हम अगर बात करने को कल तैयार भी हो जाएं, इसको छोड़ेगा, हमारे पास कोई आंसर नहीं है। कल अगर हम बोले ना कि हम कश्मीर भी भूल जाते हैं और उस पर भी बातचीत करने को, इंडिया वोंट टॉक टू अस। हम इतने साल, इतनी दिहाइयां ऑब्सेशन विद इंडिया के साथ गुजार चुके हैं कि हमने अपने रियर फ्लैंक को वीक कर दिया। जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहते थे, गलत एनालिसिस, गलत पॉलिसियों का तरतीब देना की वजह से अब वो हमारे गले पड़ चुका है और उसको हम देख कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। इसकी वजह इमरान, क्योंकि देखिए फौज ने तो ऑलरेडी सीज फायर करवा लिया ना बैठ के। उन्होंने तो अपने एनसीए ने, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और डीजीएमआई और इन्होंने और डीजीआईएसआई ने मिलके उनके लोगों के साथ बैठ के सीज फायर तो बॉर्डर पे करा दी है ना, एलओसी के हो गई है ना। अब मैं समझता हूँ कि आज की इस्टेब्लिशमेंट समझती है इस बात को और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब तैयार नहीं। उन्हें डर है कि कल को उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम न लगे जो पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगा था। अगर तो वो पॉपुलर होते तो फिक्र ना करते, अब अनपॉपुलर हैं तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि और अनपॉपुलर हो जाएंगे और गाली पड़ेगी, पहले पड़ रही है इतनी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन करनी है हिंदुस्तान के साथ तो दो हाथ से ताली बजती है। अगर नरेंद्र मोदी तैयार भी हो जाए तो खान साहब तैयार नहीं है, और अगर खान साहब तैयार हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि खान साहब ने ज़ाती तौर पे उनको गालियां दी हैं, तो एक पर्सनल डायमेंशन भी आ जाता है। तो अगर ये बात नॉर्मलाइजेशन आगे बढ़नी है तो वो नॉर्मलाइजेशन उधर नरेंद्र मोदी और इधर नवाज शरीफ, क्योंकि इनका पहले से ताल्लुक है, ये पहले भी नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, मगर उस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही थी। अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है। नवाज शरीफ साहब पहले भी चाहते थे, अब भी चाहेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये चल पड़ेगा। ये नहीं होगा आपको कश्मीर मिल जाएगा या ये, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुलाकातें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा रेजीम खुलेगी, एम्बेसडर्स एक्सचेंज होंगे, थोड़ी बहुत तजारत शुरू हो जाएगी। यही एक पहला कदम है। सियासत और डिप्लोमेसी में ज़ात के ऊपर इशू अटैक नहीं करते, पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं, मगर ज़ाती अटैक नहीं करते। ये कहीं का असूल नहीं है। इन्होंने आके ज़ाती अटैक्स करने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा, ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में ज़ाती तौर पे कह दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे नॉर्मलाइजेशन के पहले कदम या पहले बारिश के कतरे
आपको सिर्फ नवाज शरीफ की रेन के अंदर आएंगे। Pakistan also, factors in foreign aid in its budget, which from day one I find fascinating. कि हम अपने ऑफिशियली बजट के अंदर ना भीख भी फैक्टर इन करते हैं। इतना इंडिया ऑब्सेस रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई कि हमारा जो रियर फ्लैंक है ना, वहां से ज्यादा इश्यूज आए हैं। और आप इमेजिन करेंगे पिछले 30 साल में इंडिया से हमें कोई मुश्किल वो कारगिल का भी खैर हमने ही थ्रेट क्रिएट किया था, उसके अलावा इंडिया के साथ कोई इश्यूज नहीं रहे। सारे इश्यूज अफगानिस्तान रिलेटेड हैं, मगर वी जस्ट डोंट गेट इट। जनरल बाजवा ने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बातें करना शुरू की थी कि इंडिया को जो है द पास्ट को हमें बरी करना है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, ये जो है ना फेंट इंडिकेटर्स हैं कि रियासत के जो परमानेंट इदारे हैं उनकी एटलीस्ट एपेक्स लीडरशिप के अंदर हालात को देखने और समझने की सलाहियत है और वो खतरात को देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो हाइब्रिड रेजीम उसी क़यादत ने बनाई है, दैट्स नॉट इन सिंक विद पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। वो पॉपुलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं और वो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स चला रहे हैं, नाअहली है। एक समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत का जीडीपी के हिसाब से विश्व की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान था, लेकिन भारत पर हुए लगातार तुर्कों द्वारा, मुगलों द्वारा, अंग्रेजों आदि द्वारा जो आक्रमण हुए, जो इन लोगों द्वारा भारत में लूटपाट मचाया गया, उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। फिर 1947 आया, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। दोनों देश अपने अपने हिसाब से विकास के मार्ग पर चल निकले। भारत ने अपने लिए 1950 में ही संविधान बनाकर लागू कर लिया। 1952 में पहला आम चुनाव भी हो गया और विकास के लिए जो पहली कड़ी थी पंचवर्षीय योजना, उसे भी भारत ने लागू कर लिया और भारत के विकास की गाड़ी पटरी पर चल निकली। लेकिन 1962 में चीन ने भारत को झटका दिया। 1965 में दूसरा झटका पाकिस्तान से मिला और फिर तीसरा झटका 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में फिर पाकिस्तान से मिला और मजबूरन भारत को युद्ध करना पड़ा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। विकास की रफ्तार फिर धीमी पड़ गई, लेकिन 1991 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जब सत्ता में आए और उनके साथ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तो फिर इन दोनों जोड़ी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि हमारे देश के विकास की रफ्तार की गाड़ी सरपट चल निकली। वह आज तक चालू है। इस महामारी काल में पिछले साल विकास की गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ी थी, लेकिन फिर इस साल इसमें तेजी देखने को मिले हैं। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी समस्याओं के साथ अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो यह एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को केवल अपना संविधान तय करने में 26 साल लगे और फिर 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। उसके बाद 1979 का साल आया जब अमेरिका ने पाकिस्तान को जिहादी पैदा करने का ठेका दे दिया। अमेरिका से पैसा मिलता था, पाकिस्तान जिहादी पैदा करता था और उसे अफगानिस्तान में निर्यात किया जाता था ताकि वे सोवियत संघ से लड़े, और यह निर्यात तालिबानियों के समय तक चालू रहा। कारण यह हुआ कि उस जिहादियों के उत्पादन के कारण दूसरे देशों द्वारा जो उत्पादन करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता था वह बंद हो गया। पाकिस्तान का खुद का कल कारखाना बंद हो गया, क्योंकि अगर देश में जिहादियों का उत्पादन होगा तो दूसरे विकास के काम के लिए, दूसरे कल कारखानों के लिए, दूसरे उत्पादन के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, अवसर ही नहीं बचेगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान भारत में भी उन्हीं जिहादियों को निर्यात करने लगा और स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान IMF के दुनिया के नज़रों में आया, IMF के नज़र पर चढ़ गया और IMF पर तालिबानियों की और दूसरे जिहादियों की मदद करने के कारण उसमें फंसा हुआ है और उससे उसकी अर्थव्यवस्था पर और बट्टा लगा, जो आज तक जारी है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान अगर कर्ज न ले तो उसका एक दिन का खर्चा भी नहीं चल सकता, यहाँ तक कि उसकी पाकिस्तान की अपनी कमाई से पाकिस्तान के सेना का भी खर्चा नहीं चल सकता। तो आप समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। इसलिए पाकिस्तान में यह सोच पनप रही है कि पाकिस्तान को इस मझधार से निकालने के लिए सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ ठीक करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो सबसे निकटतम पड़ोसी हैं वह है भारत, चीन, तालिबानी, अफगानिस्तान, ईरान। लेकिन ईरान के पास पैसा नहीं है क्योंकि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाए हुए है, और दूसरे ईरान में शिया धर्म के मानने वाले लोग हैं और पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, इसलिए दोनों में नहीं पड़ती है। तालिबानी बेचारे खुद ही पैसे के लिए मुख्ताज हैं, तो फिर अफगानिस्तान की पड़ोसी होते हुए भी मदद नहीं कर सकता है। चीन पैसा तो दिया है लेकिन वह कर्ज देता है और कर्ज
की स्थिति ऐसी हो गई है कि चीन ने अपना कर्जा मांगा है 89 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान चूंकि दे नहीं पा रहा है, इसलिए जो चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा था सीपेक परियोजना में वो अभी ठप पड़ा हुआ है। रहा गया भारत से तो अभी हाल में सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता हुआ है, लेकिन व्यापार के नाम पर पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं वहाँ के सेना प्रमुख, वे तो चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार हो, क्योंकि उनको पता है कि सेना के लिए भी जब खर्चा जिस देश में नहीं है, फिर इतनी बड़ी सेना कैसे चला पाएंगे। तो वे तो बार बार भारत से इमरान खान को कह रहे हैं कि व्यापार शुरू करें, लेकिन इमरान खान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी भाव नहीं देते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका से भी पाकिस्तान की दुश्मनी अब दिनों दिन बढ़ रही है। इसलिए जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों में, वहाँ की मीडिया में यह चिंता प्रकट की जा रही है कि बिना भारत से रिश्ते सामान्य किए पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से संपन्न है, राजनीतिक रूप से संबंध है। अगर पाकिस्तान भारत से संबंध करता है, हालांकि भारत पाकिस्तान को दवाइयाँ और अन्य चीज़ें देता है, बहुत सारे सामान तो पाकिस्तान में दुबई के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं और 2 नंबर से बेचे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान जिद छोड़ें और पाकिस्तान का भला इसी में है कि भारत के साथ संबंध समान करें और दोनों देश विकास के मार्ग पर चलेंगे तो यह केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।